हाजिर हाँ दोस्तों, मैं देसराज काली बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी और संडे वाला सस्ता साहित्य प्रोग्राम है। पिछले दिनों से ये पल प्रतिपल समकालीन रचनाशीलता की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसके 88-89 उपन्यास विशेष अंक ने जान निकाली हुई है। मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि समय की लिमिट होती है, मगर ये 450 पन्नों का, तो इसमें उपन्यासों के अंश, इंटरव्यूज़, आर्टिकल, और मैंने बताया था कि जो हाशिए पर धकेल दिए गए उनके मेन स्ट्रीम से संबंध, अंतर संबंध, विकल्प, संकल्प, सिद्धांत, संरचनाएं, नए परिदृश्य बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया और कुछ एक राइटर्स, उपन्यासकारों की कहानियां दी गई हैं। तो एक कहानी ने मुझे जिस तरह से पकड़ लिया तो मैं रह नहीं पाया, फिर इसी अंक को छू लिया, क्योंकि इसी तरह का एक बड़ा अंक मुझे पंजाबी का मिला। मैंने उसे देखा, खंगाला, उसमें भी उपन्यास है, कहानियां हैं, और जो संपादक की एक फर्ज होता है, एक धर्म होता है, जिस तरह से उसने देखना होता है। संपादक ऐसे ही थोड़ी जो आया उसको समेटा और डाल दिया। तो उसके चलते भी ये मैं मजबूर हो गया कि नहीं यार, ये जो हो रहा है हिंदी में काम, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। किरण सिंह जी की मैंने बात उस दिन की सी अहल्या के संदर्भ में, किस तरह से ऋग्वेद के वक्त का सबसे श्रेष्ठ देवता इंद्र उत्तर वैदिक काल में सबसे नीचे चला जाता है और सामंत शाही को रिप्रेजेंट करते देवता प्रकट हो जाते हैं। तो अहल्या उनके सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी होती है और इंद्र से इश्क करती है, और गौतम जिसका तिरस्कार करते हैं। किरण सिंह की एक कहानी इसमें दी गई है, एक कप चाय। इन दिनों में हमें नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का, देश प्रेम का बुखार भी है, आज़ादी दिवस का। और ये कहानी एकदम आज़ादी, उससे पहले अंग्रेज़ का पीरियड, उसके बाद सारे का सारा पीरियड, और हमारे जो सोशल पॉलिटिकल परिदृश्य हैं, जो दृश्य हैं, जो साजिशें हैं, जो बंदे की बंदियाई के मर जाने की बातें हैं, और इतना मार्मिकता, इतनी क्रूरता, इतनी असंवेदनशीलता, ये एक जेल के कैदियों के बारे कहानी है। जेल है जिसमें पहले पुरुष कैदी रखे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में एक को फांसी लगनी है और फांसी की वो फाइल जो है उसकी राष्ट्रपति के सामने 10 साल से पड़ी हुई है। अब फांसी की बारी आ गई है, तो किरण सिंह जी ने जिस तरह से सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हैं आज़ादी की, वो जेल पहाड़ पर है, मगर वहां का पानी ऐसा है कि कैदियों को पी लिया जिसे पंजाबी वाले रोग हो जाता है। तो वो जेल धीरे धीरे, क्योंकि वहां टेंशन रहने, धीरे धीरे कन्वर्ट करके
वहाँ महिला कैदियों को रखा जाने शुरू हो गया है। येलो जेल उसका नाम पड़ गया है, किसी अंग्रेज के वक्त की बनाई हुई है, अंग्रेज द्वारा उसका नींव पत्थर रखा गया है। मैं उस कहानी के बीच में से गुजर रहा था तो कुर्तुल हैदर की कहानियां मेरे मन में, और उनकी जिंदगी, वो जो कैदी महिलाएं हैं। लाल सिंह दिल एक की कविता की एक लाइन है, उम्र ही लंगी तलबा पींदे, उम्र बीत गई है हम तलब पी रहे हैं। वो तलब पी रही हैं वहां, अपना जिस्म बेचकर तलब पी रही हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल वो समाज के सामने एक जलते हुए जिस्म है, और जितनी बारीकी से सोसाइटी में जो 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 मर्द का, बूढ़े हो रहे इवन मर्द का, जो पैट्रियार्कल सिस्टम का, उसकी जो पंजाबी में धौंस है, और पिस रही महिला, वो मजदूरन है, वो किसी को मोहब्बत करना चाहती है, वो आज़ाद घूमना चाहती है, वो बागानों की आज़ाद आवाज़ है। तो मैं छोटे छोटे लाइंस आपको किरण सिंह जी की एक कहानी, एक कप चाय के, वो मैंने बताया आपको। वो रात भर सो नहीं पा रहा, यहाँ से शुरू होता है। वो कहता रहा अम्मी अब्बू 100 साल जिए, अंजुम और उसकी माँ की उम्र लंबी हो। वो पुलिस ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि ये सारी रात नहीं सोया, हालांकि उसको सुलाने के लिए जो वो करना चाहिए होता है। अब वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आई सारी रात, तो अब मुझे एक कश्मीरी चाय का कप चाहिए। अब उसे मना कर दिया जाता है कि भैया वो सारा तुम्हारे बिरते में आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा, हम नहीं दे सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो वो एक बात कहता है कि मैं अगर कुछ नहीं दे सकते आप, तो क्या मैं गाना गा सकता हूं? गाना गा सकता हूं। इस तरह से एक कटार की तरह, या फिर वो चाय के बारे में बात करता है। और जो किरण सिंह जी कहते मुझे छोड़ दीजिए जेलर साहब, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, डॉट डॉट देकर कहता है 1 कप चाय ना मिली आजाद मुल्क में। क्या 1 कप चाय ना मिली आजाद मुल्क में। गिनती 2 से 1 पर आ गई। वह बरगद की जड़ों पर से धूल झाड़ता आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल पड़ा था। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। मुफज्जल कहो तो तुम्हें एक संपादकीय की पंक्ति सुना दूं। लिखा है, दसियों सैकड़ों साल बीत जाने पर भी वेटिकन सिटीज यानी सत्ताओं को अपनी भयानक भूलों के लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। गैलीलियो की मौत की और रवांडा जनसंहार के लिए मांगी गई माफी इसके उदाहरण हैं। ये छोटी बातें नहीं है। किसी कहानीकार द्वारा इस तरह से एक कटार का कट लगा देना, वो पिछले 12 सालों में पहली बार मुस्कुराया था। शुक्रिया जेलर साहब। स्कूल बैग लाद कर पहाड़ियों पार करती मेरी अंजुम ने अखबार के इसी उड़ते हुए टुकड़े को दौड़कर पकड़ा होगा और मुस्कुराई होगी। उसका अब्बू एक भटका हुआ मामूली इंसान हो सकता है, पर चुने हुए वजीरों की तरह कत्लेआम का मुजरिम नहीं हो सकता। कहाँ ले जाकर वो पटकती हैं पाठक को, समाज को, सिस्टम को।
अब वो जेल के बारे में बताती है, अंग्रेज द्वारा बनाई गई है, ये रहते हैं वो रहते हैं, वो सारा दृश्य है। तो एक छोटी सी बात बाद में करती हैं, वो देखिए किस तरह से ऐसे पटकाती हैं, सिस्टम को पटकाती। अगस्त सन 1947 की खबर जहां के कैदियों के पास जनवरी 1948 में पहुंची, जब किसी तेज ऑडिटर ने बैलेंस शीट जांचते समय वितरण अधिकारी से पूछा, बेसन के लड्डुओं की कितनी टोकरी येलो वैली जेल भेजी गई, डाटा दीजिए। वितरण अधिकारी ने डाटा की जगह मताहतों को डांटा। तब जाकर जल्दी जल्दी जीप लोड हुई। सठियाए बूढ़े कैदी ने टोकरी उतारते हुए पूछा, देश क्या हमसे बड़ा ठग है जो आज़ाद होने पर इतने लड्डू बंटवा रहा है? वो ठग हैं, उनका अनुभव है कि हम आज़ाद होते हैं तो लड्डू बंटते हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में देश लड्डू बंटवा रहा है तो कितना बड़ा वो ठग होगा। कहानी धीरे धीरे छोटे छोटे तीखे तीखे प्रहार करती हुई चलती जाती है और वहाँ महिलाएं आती रहती हैं। वो मैंने बीड़ी वाली बात बताई, तो वहाँ किस तरह से वो जो मोटर चलाने आता है सिपाही उसके साथ वो सोती हैं सिर्फ एक बीड़ी के लिए ताकि पेट साफ हो सके। ऐसी ऐसी बातें कब कौन कौन कहाँ कहाँ से आई है, किस किस तरह से आई है, वो सारी बातों में से एक बात आपको बताता हूँ। वो कहती, वो उस दिन हम लोग ईंट ले के टेम्परेरी ईंटा की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। छोटे साहब अखबार हिला हिला के चिल्ला रहे थे, छपा है, बेलदारिन के पाँव में साड़ी फंसी, वह नीचे गिरी और सिर पर रखी ईंटें उसकी छाती पर, मौके पर मौत। हमारे साइट पर आज से कोई बेलदारिन ढील डाल नहीं रहेगी। साड़ी घुटनों तक रखो फिर सीढ़ी चढ़ो। हे, हमें ऑर्डर केस में ना फंसाओ। ठेकेदार बबलू भैया पैमाश वाली डंडी ले के खड़े हो गए। मेरी सखियों ने साड़ी घुटनों से ऊपर उठा के कमर में खोंस ली और दीपक भैया वो नीचे बैठा मोबाइल से हमारे सीढ़ी चढ़ते टाइम की हमारे दोनों पैरों के बीच की फ़ोटो खींच रहा था। फिर कह रहा था, अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ। फ़ोटो के ऊपर ये लिखकर, हमें अपनी बेलदारिनों के जान माल की चिंता है। अब वो केस चल रहा है तो कचहरी है, जज हैं, वहाँ का सीन है। इसी से आगे मिलॉर्ड सुन रहे हैं, ये रामचरितमानस गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर अपने जुएं, धूल, सरसों का तेल, पसीना भरे चिटक बालों वाला सिर रख कर सोती थी। वो उस लड़की की बात है। जज साहब, मेरी माँ मोहल्ले की सत्यनारायण कथा में सबसे गहरी नींद में सोती थी। लोग सोचते थे कि भगवान जी के ध्यान में है, इसलिए उठाते नहीं थे, नहीं तो लल्लू मुनिया यहाँ पोंछा मार, वहाँ झाड़ू दे, ये उठा वो रख, यही चलता रहता। गंगा नहान में साधु को जटा वाले सिर के में किताब के तकिया लगा के सोते देखा। मैं वहीं से सीखी थी। वो किताबें चोरी करती है लाइब्रेरी से, उसको पागल सिद्ध करना चाहते हैं। वो मोहब्बत की बात करती है तो वो जो मास्टर है जिससे मोहब्बत हुई है वो आपस में बातें करती हैं, तो जाति सिस्टम को किस तरह से वो नंगा। मैंने कहा किरण सिंह जी का ये है कि ये ऐसे लाउड पॉलिटिकल नहीं है, ये ऐसे लाउड पैट्रियार्की के खिलाफ नहीं हैं। वो खुद ब खुद जो है उसको आपके सामने उस परिदृश्य को जागृत कर देती हैं, जगा देती हैं। अब वो ये जो वृतांत हमारे यहाँ चल रहे हैं, कश्मीर का वृतांत, उसको ध्यान में रखिएगा। ये मैं पैरा पढ़ रहा हूँ। मेहर आज से 3 साल पहले जब यहाँ आई थी, तब महिला सिपाही अर्चना त्रिपाठी ने उसे बैरक की ओर लाते हुए कहा था,
इस जेल में आतंकवादी तुम पहली हो। देह का सौदा चलेगा, देश का नहीं। हिंदुस्तान में खून करना भी चलेगा, किसी पाकिस्तानी की जान बचाने के लिए खून बेचना नहीं चलेगा। ए सवित्री, ए मैनावती, हट रास्ता दे। कौन मानेगा ये हत्यारने हैं? देखो चाय के लिए कैसे लड़ रही हैं। अपनी नई साथियों को समझने के लिए मेहर उन्हें गौर से देख रही थी। मैनावती अपनी सखी सवित्री को ताना दे रही थी कि उसकी दुख भरी कहानी सुनने के फेर में चाय ठंडी हो गई। अब ये गर्मा गर्म चाय कल मिलेगी, आज का दिन तो गया ना। तुम्हारे दुखड़ा में कौन नई बात थी सवित्री, धूल डाल। तो कितने तीखे तेवर हैं इस कहानी के, और कहाँ कहाँ तक आपको ये खोलती हुई ले जाती है, कहाँ कहाँ तक सिस्टम को ढूंढती हुई, खंगालती हुई, ओढ़ती हुई, बिछाती हुई। और ये 2-3 पैरे देखिए। तुम्हारी चिट्ठी आने के दिन से मेहर अनशन पर बैठी है। मैंने इसकी मांग का कागज़ आगे भेज दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद जो इस बार भी उम्मीदवार हैं, वे मेहर से मिलने आए। कहने लगे आपकी 2 मांगे हैं, पहली शाम की 1 कप चाय और दूसरी सुबह का अखबार। छोटी इच्छा है, जबकि खाना, सोने की जगह, टॉयलेट और बहुत सी ज़रूरी मांगे हैं। खैर सब हो जाएगा। आप इन सभी औरतों से एक फड़कती भावुक सी अपील जारी करवा दीजिए कि इनके परिवार के लोग और जनता राष्ट्रहित में हमारी पार्टी को ही वोट दें। आपकी कृपा हो जाए मेहर देवी। मेहर देवी नहीं, मेहर खान। चाहे मामूली चीज़ है, फिर भी धारा 144 की तामील सबसे पहले गांव, शहर, कस्बे के चाय अड्डों पर होती है। चाय पान, कहवा, कॉफ़ी हाउस के रोज़ाना के यारों पर कड़ाई से निगहबानी होती है, क्योंकि चाय के अड्डे आपकी अफीम की दुकान चलने नहीं देते। आप इसे यूँ समझे कि हम नमक मांग रहे हैं और सत्याग्रह पर बैठे हैं। एक चाय के कप से वो किन लोगों की कहानी कह रही हैं, किन दुखों की कहानी और किस सिस्टम की कहानी। हमें अब वो वहाँ पर्यटक भी आते हैं। अब एंड में वो पर्यटकों को संबोधन करती हुई हैं कि हमें भी देखो पर्यटकों, ऊंचाई पर से सीख कर कही बात गूंजती हुई फैल गई। पर्यटकों की भीड़ की नज़र उधर मुड़ गई। 4 औरतें अपने शरीर के आगे एक सफ़ेद चादर पकड़े खड़ी हैं। आंधी की तर्ज पर बहती हवा बता रही है कि उनके बदन पर सिर्फ चादर है। उगता हुआ सूरज उनकी खुली पीठ के पीछे छिप रहा है। 2 औरतों के सीने के हिस्से के चादर पर लिखा था, तुमने हमारे कपड़े उतारे, आज हम सुबह उतार देंगी, चंचला और मंगला। तीसरी औरत के सीने पर लिखा, पर्यटकों ने पढ़ा, तुमने ज़िंदा रहते हमें जीने नहीं दिया, तो हम मर के दिखा देंगी, सोलन सिंह राठौर। और इसी तरह से फिर चाय की गुमटी से केरोसिन के पीपे दर पीपे घाटियों में लुढ़का दिए गए। मैं सुल्ताना हूँ, बागानों की बागी चाय। और बैरकों की रसोई घरों में चाय बनाती औरतों ने एक मामूली तीली फेंक दी तो येलो वैली के पीले फूल तड़तड़ा कर जल उठेंगे। और ये इतनी मार्मिक कहानियाँ, ये इतना गहन अध्ययन और इसको फिक्शनलाइज करना और उस फिक्शन में इतना सहज पॉलिटिकल कमेंटेटर होकर गुज़रना, दे किसी बहुत ही बड़े राइटर, किसी तपस्वी की तपस्या से ही हो सकता है। और इस तपस्वन को नमन करते हुए मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।